नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी। मनीष सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिंह जी, जिस प्रकार से अगर मैं कोरोना के भयावहता की बात करूं, कोरोना के पीक की बात करूं, तो इंदौर ने बहुत संघर्ष किया है और आज कहीं ना कहीं स्थिति लगभग नियंत्रण में है। तो मैं निश्चित रूप से वो उस समय की मानसिक और मना स्थिति जानना चाहूँगा जब आपको ऐसा लग रहा था कि स्थितियाँ बहुत ही टफ हैं और उनके नियंत्रण के लिए बिल्कुल भागीरथी प्रयास करने पड़े। इस बार का जो कोविड वायरस ये आया था, इसमें कुछ म्यूटेटेड स्ट्रेन्स भी थे, जैसे B16172 भी था जो पाया गया था जीनोम सीक्वेंसिंग में। इस बार का विशेषता ये थी कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ था। ये एकदम से पीक पकड़ने में या संख्या को बढ़ाने में बहुत तेज़ गति से ये फैला। फिर बहुत लंबे समय तक ये स्टेबल रहा, फिर उसी हाई स्पीड में जा करके बढ़ा भी नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, स्टेबल रहा। फिर उसने जब उतार शुरू किया तो ग्रेजुअली काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे की तरफ आया, जैसा कि इंदौर में हम लोगों ने देखा। तेज़ी से नीचे आने की पीछे रीजंस कोरोना कर्फ्यू का एक कंप्लायंस भी रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि उससे फ़ायदा हुआ है। पर अप्रैल में ज़रूर ऐसी स्थितियाँ आई थी कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस समय काफ़ी ऐसा लग रहा था, चिंताजनक स्थिति लग रही थी। हम लोग जितने भी ASU सप्लायर्स हैं प्लस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, रेगुलर संपर्क में थे। इसमें मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी ने इसको मैनेज किया। जो बाहर के स्टेट से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आ रही थी टैंकर्स में, क्योंकि टैंकर्स अगर हम लोग को नहीं मिलते तो कलेक्टर से कंट्रोल में वो चीज़ नहीं थी कि हम लोग बाहर से टैंकर्स बुलवा सकें। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो पूरी मशीनरी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उसमें प्रयास था, उसमें दिल्ली उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। दिल्ली का माननीय मुख्यमंत्री जी के रेगुलर प्रयासों से, बाकी के स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर से जो बात हुई उनकी, उससे दिन प्रतिदिन बेसिस से बात हो रही थी और तब टैंकर्स आ पा रहे थे। और इसी हालत में हम लोगों ने पूरे शहर के करीबन 110 अस्पताल थे, जिसमें हम लोगों की पीक डिमांड जो है वो 130 टन क्रॉस कर गई थी। डेली 130 टन लग रही थी और उसमें लगभग लिक्विड ऑक्सीजन की जो टैंक्स में, क्रायोजेनिक टैंक्स में हम लोग फिल कर रहे थे, वही लगभग 80 टन से ज़्यादा बढ़ गई थी जो लिक्विड ऑक्सीजन हम लोग दे रहे थे। बाकी में सिलेंडर्स के माध्यम से जो सप्लाई होती है अस्पतालों को, वो हो रही थी। और यहाँ भी जो टीम्स लगाई गई थी, मजिस्ट्रेट्स और अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन्होंने भी बहुत मेहनत से काम किया। जो अस्पतालों के मैनेजमेंट था वो एक सिंक होकर सबने एक साथ टीम वर्क से काम किया। किसी एक अस्पताल में अगर ख़त्म होते थे सिलेंडर्स तो बगल के अस्पताल वालों से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, सपोर्ट करते थे वो। तो एक टीम के रूप में काम किया। स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी ने बाहर से सोर्सेज को डिफाइन करने में, लिक्विड ऑक्सीजन के और टैंकर्स का मूवमेंट को ट्रेस करने में अलग अलग टीम्स बनाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसमें। और फिर उन स्टेट गवर्नमेंट से बाहर की कोऑर्डिनेशन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी एक डेली बेसिस पे जो मेहनत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। वो उन सब कारणों से ही हम लोग को ऑक्सीजन मिलती रही, लिक्विड ऑक्सीजन, और सुरक्षित रूप में जो अप्रैल का पीक आया था वो हम लोग को निकला इसमें। मैं सर, ऐसा कोई समय जब ऐसा लगा हो कि जैसे बोलते हैं जहाँ सेकंड्स और मिनट और सेकंड की भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, कि अगर जो सिस्टम है, सर्कुलेशन है, अगर उसमें थोड़ा भी कहीं जाम आता है, थोड़ी भी रुकावट आती है तो तनाव बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति कभी बनी सर? ऐसी परिस्थितियाँ रात में हम लोग 3 बजे तक जागा करते थे कम से कम, और बाकी हम कुछ ऑफिसर्स हमारे सुबह 5 बजे तक जगते थे। तो रात में क्राइसिस आने की संभावना रहती थी, क्योंकि अस्पताल बहुत थे इंदौर में। 3 बजे रात तक? हाँ, तो अस्पताल बहुत थे इंदौर में, 110 हॉस्पिटल्स थे और सभी जगह मैक्सिमम पेशेंट्स ऑक्सीजन में थे उस समय। तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। एक बार सिनर्जी हॉस्पिटल में आया था, लगभग रात के 12 बजे हुए थे, और फिर रात में हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर से बात की। उन्होंने अपने यहाँ सिलेंडर्स भेजे, तब तक उनकी गाड़ी भर रही थी सिलेंडर कहीं पे। आधे पौन घंटे बाद गाड़ी पहुंची, तब तक जो अपोलो हॉस्पिटल्स के दिए हुए सिलेंडर्स थे उससे उन्होंने मैनेज किया। 28 पेशेंट्स थे उनके। और लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स की जहाँ तक बात है, उसमें ऐसा कभी मिनट और घंटे की बात नहीं हुई। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा परसुएशन था टैंकर्स के मूवमेंट पे। अदर स्टेट्स की जो लोकेशंस थी जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन भर रही थी, उसमें हम लोग को टैंकर्स मिलते गए और
पर हमेशा 10 से 15% जो लिक्विड ऑक्सीजन रहती है वो सिलेंडर्स में या टैंकर्स में ट्रांसपोर्टेशन में रहती है। जब वो कुशन कम होता जाता है हम लोगों का लिक्विड ऑक्सीजन का, अगर 15% हम लोग को सरप्लस मिल रही है, 15% ट्रांसपोर्टेशन में है, तो कुशन रहता है हर अस्पताल में कि 4-5 घंटे पहले से उनको एडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन का या टैंक्स सिलेंडर्स का उनको सपोर्ट मिल जाता है। पर जब कुशन कम होता है 15% जो ट्रांसपोर्टेशन में रहती है, जब शॉर्टेज होती है तो वो शॉर्टेज लगातार 10-12 दिन बनी रही वो, जिसमें कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कुशन था हम लोग का वो बहुत ही कम चल रहा था। वो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बोल सकते हैं कि ख़त्म होने के कहीं 1 घंटे पहले पहुंच रही है, कहीं आधे घंटे के पहले पहुंच रही है, पर फिर भी पहुंची सब जगह। हम लोगों ने कुछ स्पेयर में 400-500 सिलेंडर्स भी तैयार कर लिए थे अगर एक्वायर करके बाहर से, और उसमें भी हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन भरी हुई थी और मतलब फिलिंग की हुई थी हम लोगों ने, और जहाँ भी ऐसी डिमांड लगती थी वो वहाँ हॉस्पिटल्स को भेजते थे। और न केवल इंदौर, चूँकि यहाँ पर हम लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत आ रही थी, तो कई बार ऐसा होता था कि एक टैंकर अगर हमको 6 घंटे के बाद रिक्वायरमेंट है और एक टैंकर 6 घंटे पहले आ रहा है, पर उसी बीच में कहीं देवास में शॉर्टेज हो रही है, उज्जैन में शॉर्टेज हो रही है, खंडवा में मेडिकल कॉलेज में दिक्कत आ रही है, रतलाम मेडिकल कॉलेज दिक्कत आ रही है, या नीमच मंदसौर में समस्याएं थी, तो हम लोगों ने उस कुशन का अगर कभी मिला भी हम लोगों को 6 घंटे का, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिस्क लेकर डाइवर्ट किया और वहाँ का जो टैंकर आ रहा था उसको फिर हम लोगों ने लिया। इस तरह से भी हम लोगों ने न केवल इंदौर के हॉस्पिटल को मैनेज किया इंदौर से, पर बाकी भी ज़िलों में जहाँ भी सपोर्ट की आवश्यकता होती थी, स्टेट गवर्नमेंट की टीम थी, सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ पर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहेंगे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे, तो उनके जो भी डायरेक्शंस आते थे हम लोग उस प्रकार से उसको मैनेज करते थे। कोविड के पीक में सर इंदौर में सिर्फ ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश का ही लोड हो, सराउंडिंग का तो लोड था ही, लेकिन देखने में आया कि लोग उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से इंदौर में इलाज के लिए आए, वो बेड्स के लिए हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए। तो एक टाइम पर प्रेशर सर बहुत था मरीजों का। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता, इनका कैसे सुनिश्चित किया कि कितने वेंटिलेटर हैं, कितने बेड हैं, वो मरीज आए तो उनको आराम से उनको एडमिट कर लिया जाए, उसके लिए कोई अफरा तफरी ना बने, तो इसके लिए सर कोई अलग से कोई कार्य योजना तैयार की थी? देखिए, पिछले साल जब मार्च अप्रैल में ये कोविड आया था, पहले तो उसको केवल 100 बेड से शुरू किया था हम लोगों ने, उसको बढ़ा के उस समय मार्च अप्रैल मई में हम लोग 1000 बेड तक हुए थे। अगस्त सितंबर के जब दूसरा हम लोग एक फेज़ आया, जब थोड़ा केसेस बढ़े थे, तब वो बेड संख्या बढ़ के 2500 तक गई थी। इस बार हम लोगों ने तैयारी करके पहले से 7500 तक बढ़ा रखे थे, और भी 1500 बढ़ सकते थे अगर आवश्यकता पड़ती, और इसमें लगभग 800 ICUs थे हम लोगों के। और भोपाल डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न, उज्जैन डिवीज़न, ग्वालियर डिवीज़न, सागर डिवीज़न, यहाँ सब जगह से पेशेंट्स यहाँ आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ के। और जो आज जैसा आपने बोला कि जिनके रिलेटिव्स राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं या यूपी के हैं, जिनके रिलेटिव्स यहाँ पर थे, उन्होंने भी अपने कई रिलेटिव्स को बुला करके यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके उनको बेड्स दिलवाए हुए थे। पर हम लोगों के लिए सभी तरह के मरीज हम लोगों के लिए बराबरी थे, चाहे इंदौर का कोई पेशेंट हो या बाहर का पेशेंट हो, सभी की केयर हम लोगों को करनी थी, तो मना किसी को नहीं किया हम लोगों ने, सभी को लिया। पर हाँ, कुछ समय ऐसा चला 10 एक दिन जब ICU बेड्स की डिमांड आती थी, तो लगभग 6 से 8 घंटे या 10 घंटे लगते थे किसी को अरेंज कराने में, क्योंकि ICU एक बार ऑक्यूपाई हो जाता है, एक बार उसके मॉनिटर्स और उसके इक्विपमेंट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो जब तक वो मरीज़ ठीक नहीं होता तब तक वो उसको खाली नहीं होता है। तो उसमें ज़रूर थोड़ा समय इश्यूज़ रहे हम लोग के ICUs के उसमें, पर कैसे भी करके वो पीरियड भी निकल गया, पास हो गया, और मिनिमम डैमेज में पास हुआ, मैं ही बोलूँगा। लोगों को वैसे सर सख्ती से चिढ़ होती है, लेकिन पहला कोई अधिकारी प्रदेश के पटल पर दिख रहे हैं जिसकी सख्ती लोगों को पसंद आती है, जिसकी सख्ती के साथ लोग सहमत हो जाते हैं, जिसकी सख्ती को लोगों का समर्थन मिलता है। इंदौर में कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए आपने बहुत सख्त कदम उठाए, तो थोड़ा छोटा मोटा कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन अपार जन समर्थन मिला। तो क्या लोगों से इसके लिए संवाद करने का कोई विशेष माध्यम डेवलप किया था? इसमें एक बहुत बड़ा, इस समय जब कोविड में, जब कोरोना कर्फ्यू चलते बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद रहती है, लोग घरों में रहते हैं, तो बहुत बड़ा एक मीडियम रहता है मीडिया का। तो मीडिया के माध्यम से संवाद बहुत लोगों से हुआ। फिर हमारे प्रभारी मंत्री जी, यहाँ सांसद जी, हमारे सम्मानीय विधायकगण, ये लोग बहुत सक्रिय थे। हम लोग अलग अलग समय बैठ के लेते रहते थे सभी से,
जनप्रतिनिधियों से एक्टिव हम लोगों का एक डेली की लगभग मीटिंग थी, डेली का संवाद था। उनके माध्यम से पब्लिक में मैसेज आया करते थे। अलग अलग एसोसिएशन का भी मिलना चाहते थे, कभी कोई समस्या रहती थी उनको, उनसे संवाद होता था। डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत पब्लिक को मैसेजेस कराए हम लोगों ने। डॉक्टर जगत में भी हम लोग रेगुलर संपर्क में रहे। आपस में डॉक्टर्स की वर्कशॉप होती रही, एक दूसरे को ट्रेन करते रहे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर के। और डॉक्टर्स के भी एक बहुत बड़े माध्यम बने जनता को मैसेज देने के लिए। ये बात सही है कि इंदौर की जनता ने अगर सख्ती देखी है शहर में, अगर पिछले 20 साल का समय देखता हूँ, स्वच्छता में देखी है केवल। इस बार भी सख्ती की हम लोगों ने, भाई जरूर ध्यान रखा हम लोगों ने कि जनता भी दुखी थी। बहुत जगह डेथ होने की वजह से थोड़ा लोगों में दुख था, भय भी था, व्यापार बंद थे तो उसकी तकलीफ भी थी उसकी। पर जनता ने उस चीज़ को माना और समझाने का प्रयास भी किया हम लोगों ने। ये भी ध्यान रखा हम लोगों ने कि कितनी सीमा तक हम लोग सख्ती कर सकते हैं और किस सीमा के बाद जनता उसको सहेगी नहीं। इस थ्रेशोल्ड लिमिट को भी हम लोगों ने ध्यान रखा कि अगर जनता अगर किसी चीज़ को माने नहीं करती है तो आप कर नहीं सकते हैं उसको। पे कोई भी काम करना है, जब तक जनता का सपोर्ट नहीं है, जनता में एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, आप नहीं कर पा सकते उसको। सख्ती भी उसी सीमा तक रखी जिस सीमा तक समझाइश दे करके हम लोगों ने जनता को समझाया हुआ था, और उसके ज़्यादा हम लोगों ने सख्ती भी नहीं की। और जब सख्ती ज़्यादा करनी होती थी तो पहले से हम लोग बतलाते थे, मैसेजेस देते थे, ताकि जनता को मालूम रहे कि सख्ती होगी, कितने पीरियड के लिए रहेगी। जैसे 20 मई को हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ बंद की थी, राशन की दुकानें बंद की थी। एक फाइनल खोलने के पहले एक 10 दिन का हम लोग को पूरा शहर को सख्त करके, और कई सारे एरिया ऐसे थे जहाँ बार बार निकल रहे थे, कैसे सिलिकॉन सिटी में बहुत निकल रहे थे, कैट में बहुत निकल रहे थे, बिचौली मर्दाना में बहुत निकल रहे थे। तो कई ऐसे पॉकेट्स को हम लोग को ठीक करना था कि वहाँ कोविड केसेस अब ना निकले। तो 10 दिन के लिए ज़रूर हम लोगों ने सख्ती की थी, पर पहले से जनता को बतला दिया था हम लोगों ने इतने पीरियड के लिए रहेगी, और उसमें क्या क्या एक्टिविटी चालू रहेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी। फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था तो 2-4-5 दिन बाद फिर ये राशन और सब्जी का कुछ पीरियड के लिए, समय के लिए चालू भी कर दिया था हम लोगों ने। तो जनता को बहुत सतर्कता और बहुत ही एक ह्यूमन टच के साथ में मैनेज करना होता है, और समझाइश देते हुए, क्योंकि जनता जिस एक्सटेंट तक मान सकती है उस एक्सटेंट तक ही आप काम कर सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने ध्यान रखा हमेशा यहाँ पर। जी सर, जिस प्रकार से अब चूंकि कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है और अब फुल अनलॉक की पोजीशन में है, तो चुनौती पहले से ज़्यादा अब है। तो सबसे कारगर जो कोविड के अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है कि लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें, ये तो है ही, लेकिन जो मार्केट हैं उसमें वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। क्या कुछ अब सावधानियां हैं, क्या कुछ पॉइंट हैं जिन पर आप बहुत गहराई से नज़र रख रहे हैं कि इस पॉइंट को तो ठीक करना है ताकि अनलॉक की ये जो प्रक्रिया है अब ये निरंतर बनी रहे? एक तो प्रिवेंशन वाला फील्ड है, दूसरा जहाँ केसेस निकल रहे हैं उस पर हम लोग एक्शंस क्या ले रहे हैं, और तीसरा वैक्सीनेशन है जो इलाज एक तरह से इस कोरोना का इस समय। तीनों फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। जहाँ कोविड केसेस निकल रहे हैं उसमें इमीडिएटली उस पेशेंट को हम लोग कोविड केयर सेंटर कंपल्सरीली शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहर में हो। केसेस चूँकि कम हैं अभी, और यही एक समय है जिसमें कि हर केस को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, हर केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, बारीकी से कहाँ कहाँ मिला, किस किस जगह पे उसने ये संक्रमण दिया होगा, और उनकी सैम्पलिंग टेस्टिंग करा सकते हैं। प्लस साथ में उसके घर को हम लोग बैरिकेडिंग करके 7 दिन के लिए टोटल आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम रहे मोहल्ले के कि इस घर पे कोरोना वायरस है और यहाँ से दूर रहे। अभी मतलब तीसरे मतलब अनलॉक के दौरान चल रहा है, अभी चल रहा है, इस समय अभी चल रहा है। तो ये मतलब इसको क्या बोलें कि इसको माइक्रो कंटेनमेंट बना रहे हैं? माइक्रो कंटेनमेंट बना रहे हैं। इस चीज़ के लिए फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार किया है। जो भी कलेक्टर्स की वीसी हुई है, हर वीसी में सीएम साहब ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब जब कम हो गए हैं केसेस, तो इस समय हर एक केस को इंडिविजुअली टैकल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो मैंने आपको बताया कि उसको आइसोलेट करना पेशेंट को कोविड केयर सेंटर में, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए सभी की सैम्पलिंग टेस्टिंग कराना, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं उसके घर को बैरिकेडिंग करके आइसोलेट कर देना, ये तीनों चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, और इसका लाभ डेफिनेटली मिलेगा आने वाले समय में। तो प्रयास हम लोग का ये है कि इस वायरस का एक भी केस शहर में ना आए, 0 संख्या में केसेस आए, वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन में एक अच्छा वातावरण शहर में बना हुआ है। जागरूक नागरिकों का शहर है ये, लोग जागरूक हैं यहाँ पर। पहले फरवरी में भी हम लोगों ने जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था तो स्टेट गवर्नमेंट के उस पर, तब भी लोगों ने अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। टारगेट ये हम लोग का 100% जाने का है। जब 90% पूरा हो जाएगा तब हम लोग स्थानीय लोगों से बात करके बहुत सारी जगहों पे लोगों का जो आना जाना प्रतिबंधित करेंगे, उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य रहेगा।
तो वो जब 90% तक अचीव कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग उस तरह की जो एक ट्रिक्स रहती हैं उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे, ताकि लोग मजबूर हों, जो बच्चे कुछ लोगों की वो वैक्सीनेशन लगवाएं वो, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है। प्रिवेंशन के पार्ट में जो तीसरा है उसमें हम लोग मास्क को लेकर पेनल्टीज अभी हम लोग ने, चूँकि खुली थी 3-4 दिन, थोड़ा हम लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि बहुत दिनों बाद शहर खुला था, लोगों ने निकलना शुरू किया था। आज से सख्ती थोड़ा शुरू कर रहे हैं। अभी 6 बजे से सभी SDM CSP और नगर निगम टीम निकल रही है, ग्रामीण में भी निकल रहे हैं, और जहाँ वायलेशन होगा दुकानें सील करेंगे, जहाँ मास्क नहीं लगाएंगे पेनल्टीज होंगी उसमें। तो वो एक्शन भी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कई जगहों पे इंदौर में व्यवहारिक तौर पे देखा जाए संभव नहीं है, पर मास्क हर व्यक्ति अगर लगाता है और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग, अगर 6 फीट के अंदर किसी व्यक्ति से बात भी कर रहा है कोई, मास्क ठीक से लगा हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन रहता है। तो मास्क को ठीक से पहन के डेफिनेटली आदमी हम लोग को बचा सकता है। ये समझाइश भी दे रहे हैं, इसके हम लोग IC एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और इसमें सख्ती भी कर रहे हैं इसमें। जिस प्रकार से सर एक समय जब इलाज की बात चल रही थी, तो जो निम्न मध्यम वर्गीय है या जो गरीब तबका है उसके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे इलाज कराए, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया कि आयुष्मान योजना के तहत सबका इलाज होगा, और उन्होंने निर्णय लिया और फिर उसमें पात्रता ये रखी कि परिवार में अगर किसी के पास भी आयुष्मान कार्ड है तो उसको पात्र माना जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो उसमें BC में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर की तारीफ की कि आयुष्मान योजना में बहुत लोगों का इंदौर में सफलतम तरीके से इलाज हुआ। तो सर एक बड़ा चैलेंज था कि जिसके पास कार्ड नहीं है, इंस्टेंट कैसे कार्ड बने और फिर वो एक्टिव कैसे हो, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया थी और मरीज गंभीर है और उसका कार्ड ही बनना है, एक्टिव होना है। तो उसके लिए क्या प्लान किया था कि तत्काल कार्ड बन गया, एडमिट भी हो गया, इलाज भी शुरू हो गया? इसको जो आयुष्मान कार्ड वाली योजना थी, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, इसको CM साहब ने बहुत गंभीरता से लिया था। डेली इसमें मुख्य सचिव महोदय इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे और डेली डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा रहा था और वो भी उनकी वीकली मॉनिटरिंग चल रही थी। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये निर्देश मिले थे कि हम लोग जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड नहीं हैं आयुष्मान में कोविड उपचार के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक हेड रहता है उसमें इनको सबको एम्पैनल होना ज़रूरी था इनको। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सभी हॉस्पिटल्स की मीटिंग लेकर के, और लोग जो हमारे 110 हॉस्पिटल्स थे उसमें हम लोगों ने लगभग 80 हॉस्पिटल छाटे थे जो ठीक ठाक कंडीशन में थे, जहाँ पर कि ठीक ठाक उपचार हो सकता था आयुष्मान में। उनसे हम लोगों ने आवेदन भरवाए, वो आवेदन ऑनलाइन गए, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हुए, रिकमेंड होते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गए और उनका एम्पैनलमेंट आया, उनका इलाज शुरू हुआ। उसमें सभी अस्पतालों में लगभग 78-80 अस्पताल थे ये, सभी में हम लोगों ने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई थी और डेली वो जाकर के ये फिल्टर करते थे आयुष्मान के पोर्टल पे कि जो भी लोग एडमिट हुए हैं वो आयुष्मान में पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आयुष्मान के पोर्टल में पात्रता की श्रेणी में आते थे तो उनको तत्काल उनसे आयुष्मान कार्ड लेके उसको हम लोग प्री ऑथराइज करते थे, उसमें प्रभारी अधिकारी हमारा करता था। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसका तो उससे जानकारियाँ लेके उनके रिलेटिव से वहाँ आधे घंटे में हॉस्पिटल के आयुष्मान पोर्टल से आधे घंटे में बन जाता है। तो वहीं बनवा रहे, वहीं बन जाते थे वहीं पे। इस माध्यम से हम लोगों ने हजारों लोगों का ट्रीटमेंट कराया। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी था सर? हाँ, उसमें आयुष्मान का पोर्टल जो अस्पतालों का रहता है उसमें बहुत जल्दी आयुष्मान कार्ड बन जाता है। वो तो फिर वहाँ कोई ड्यूटी मतलब सर एक मतलब? हाँ, अधिकारी नियुक्त था एक हम लोगों का, हर अस्पताल में एक अधिकारी था जो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, उन लोगों को हम लोगों ने लगाया हुआ था, उनको ट्रेनिंग दी थी। डेली उनका SDMs फॉलोअप करते थे उनको। SDMs ने 7 दिन केवल ये काम किया था उस समय जब आयुष्मान का ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चली थी ये। इसके साथ साथ CM साहब ने एक बहुत अच्छा ये भी किया था कि बड़े जो शहर हैं यहाँ पर 1000 हमारे सरकारी अस्पताल में बिस्तर थे जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल थे जिसमें ट्रीटमेंट हो रहा था फ्री में गरीबों का। इसके अलावा अरबिंदो और इंडेक्स जैसे अस्पतालों में भी 1500-1800 बेड्स फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट हुआ गरीबों का उसमें कुछ समय के लिए जब पीक चल रहा था। और साथ साथ ही आयुष्मान कार्ड वाली योजना भी लग गई थी, तो काफ़ी कई माध्यमों से गरीबों का इलाज या फ्री में हुआ या गवर्नमेंट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में हुआ, जो एग्रीमेंटेड हॉस्पिटल्स थे अरबिंदो या इंडेक्स जैसे, या जो सरकारी अस्पताल थे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के, उसमें फ्री इलाज हुआ। तो गरीबों को बहुत राहत मिली इससे। एक और संवेदनशील योजना माननीय मुख्यमंत्री जी इस दौरान उन्होंने घोषणा की, उसको अमल में लाए कि अगर कोविड के दौरान किसी भी बच्चे के माता पिता काल कलवित हुए हैं तो प्रशासन उनकी पढ़ाई से लेके बाकी अन्य सारे व्यवस्थाएं करेगा।
तो क्या इंदौर इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है ऐसे अनाथ बच्चों को लिस्टेड इसमें अभी तक जो हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसमें 5 बच्चों को बेनिफिट मिल चुका है उसमें, और भी जानकारी बच्चों की आ रही है। जो बिल्कुल ही अनाथ हो गए हैं बच्चे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है, फिर भी उनकी आगे की जो भी केयर है वो हम लोग कर रहे हैं। पर अभी तक जो बच्चे आए हैं इसमें उनके परिवारजनों ने ही उनको गोद लिया हुआ है, उनमें कहीं चाचा हैं, कहीं बड़े भाई हैं उनके, उन लोग केयर कर रहे हैं बच्चों की। पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो फ़ायदा लाभ है वो उन्होंने देना शुरू कर दिया है उनको। तीसरी लहर को लेकर सर WHO से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो अनुमान लगा रही हैं। इस बार जो दूसरी लहर आई उसकी भयावहता का अनुमान लगाने में कहीं ना कहीं चूक हुई। तो तीसरी लहर को लेकर सर कितने सजग हैं कि अगर भयावहता आती तो कम से कम जो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, अन्य जीवन रक्षक दवाइयाँ प्रणालियाँ हैं, उनकी कम से कम आपाधापी ना हो। जो तीसरी लहर की बात चल रही है इसमें कई फ्रंट्स में काम चल रहा है। पहला एक तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं सब अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल भी हैं, निजी अस्पताल भी हैं। क्योंकि इंदौर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको मोटिवेट करके सबको हम लोगों ने बात की है। लगभग 33 ऐसे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। उन लोगों ने लगभग 55 मेट्रिक टन के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, और उसमें से 7 अस्पतालों में 8-9 मेट्रिक टन तक के प्लांट लग भी गए हैं उसमें। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो हमारे मेडिकल कॉलेज के 4-5 यूनिट हैं इसमें प्लांट्स लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सुपर स्पेशलिटी में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड से एक प्लांट लग रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी लगवा रहा है उसमें। एक चेस्ट वार्ड है हम लोगों का, उसमें 100 बेड हैं, उसको एक दानदाता स्वयं अपने सोर्सेज से लगवा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट के हेड से जो कंपनी को ऑर्डर प्लेस किए गए थे, क्योंकि जिला अस्पताल हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो MRTB पे हम लोग 960 लीटर की कैपेसिटी का वो प्लांट लगा रहे हैं। इसी प्रकार PCCT हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने राधा स्वामी सत्संग जब कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया था, उसमें इंदौर के दानदाताओं ने बहुत राशि दी थी उस प्लांट को खरीदने के लिए। तो वो प्लांट हम लोगों का थोड़ा लेट आया, तो राधा स्वामी सत्संग में उतनी उपयोगिता नहीं थी, तो PCCT में हम लोग उसको लगा रहे हैं। क्योंकि PCCT को हम लोग बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरी लहर में अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है कि उनको PICU चाहिए, तो उसके लिए जो बेड्स हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग लाइन्स डाल रहे हैं, वहाँ प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा है वो। तो एक ऑक्सीजन वाले फ्रंट पे हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। दूसरा, टेस्टिंग और सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इंदौर में। ये लगभग 9 से 10 हज़ार डेली टेस्टिंग और सैम्पलिंग हो रही है। इसमें सभी SDMs को जिम्मेदारी दी गई है, सैम्पलिंग टीम थानावार दी गई है, पूरे ज़िले में थानावार टीम्स लगी हुई हैं, और क्षेत्रीय SDMs को डिसाइड करते हैं कि उस टीम को कहाँ पर डेली सुबह जाके सैम्पलिंग करानी है। इंदौर शहर में जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, मार्केट क्षेत्र हैं, वहाँ कंपलसरी कर रखी है। और ये भी ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति अगर उसको मना करता है तो निर्देश का 144 के ऑर्डर का वायलेशन माना जाएगा उसको। अगर दुकानदार अब मना करता है स्वयं के सैम्पलिंग के लिए या अपने कर्मचारियों के लिए, तो उस दुकान को बंद किया जाएगा। तो वो सख्ती भी हम लोग कर रहे हैं। सैम्पलिंग हम लोग की अच्छी चल रही है। सैम्पलिंग से कभी भी केसेस बढ़ने शुरू होंगे, अगर 10,000 सैम्पलिंग चलती रहेगी, इमीडिएटली हम लोग इंडिकेशन मिल जाएगा गड़बड़ हो रही है थोड़ा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें फ्रंट पे भी हम लोग कर रहे हैं। प्लस PICU की संख्या बढ़ानी है, पेडियाट्रिक ICU की संख्या बढ़ानी है हम लोगों को। उसमें संख्या अभी 177 है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्लान कर रहे हैं 1000 ले जाने की, और लगभग 600-700 हम लोग मेडिकल कॉलेज में बढ़ा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और PCCT में हम लोग PICU बढ़ा रहे हैं, और एक हुकुमचंद पॉली क्लिनिक है, उस पर भी बेड्स लगा के वहाँ भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो वो प्लानिंग पैरेलली हम लोग चल रही है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, बतौर नगर निगम आयुक्त इंदौर शहर ने आपकी जिजीविषा और आपकी संकल्प शक्ति का परिचय पहले से प्राप्त है इंदौर को। जिस प्रकार से इंदौर को कचरा मुक्त किया, अब चुनौती बहुत बड़ी है, बीमारी नहीं महामारी है सर, कोरोना मुक्त करना है, जान भी चलती रहे, जहान भी चलता रहे, बार बार अनलॉक की स्थिति न बने, एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उसके लिए आप कितने आशान्वित हैं कि इंदौर शहर कदम दर कदम आपका साथ देगा, और संभावित तीसरी लहर शायद आए ही ना, और हम इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएं? इसमें पूरी ताकत लगा रखी है हम लोगों की। जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई भी पॉजिटिव केस आ रहा है उसको इमीडिएट आइसोलेट करना कोविड केयर सेंटर में, उसके घर, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, सैम्पलिंग टेस्टिंग कराना, उसके घर को बैरिकेडिंग करके आइसोलेट करना कि आना जाना बंद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जो मुझे लगता है CM साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग कर रहे हैं। ये इससे काफ़ी हद तक हम लोग का जो टारगेट है कि 0 केसेस आए इंदौर में। 40 लाख की आबादी है, कोई भी वायरस आता है तो रहते ही है, प्रेजेंट रहता ही है वो।
फिर भी हम लोग का टारगेट है कि केसेस कोई ऐसा दिन भी आए कि एक भी केस ना आए, तो उसमें हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। दूसरा, तीसरी लहर को रोकने के लिए बहुत बड़ा इलाज है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पे ही पूरा फोकस किया हुआ है। 18 प्लस का हम लोग टारगेट जो 100% वैक्सीनेशन किए हुए हैं, 55% तक पहुंच गए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग 100% कर लेंगे। जो जिस तरह का उत्साह है लोगों में यहाँ पर, 100% वैक्सीनेशन हम लोग अचीव करेंगे। 90% के बाद थोड़ी दिक्कतें आएंगी लोगों के टर्नआउट होने पर। उस स्थिति में हम लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर देंगे कई जगह पे, तो वो अनिवार्य हो जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती हैं राशन की, इसकी, उसमें टोका टाकी करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर लोग, जो बचे कुचे लोग रहेंगे, वो भी उसको मोटिवेट होंगे और जाके वैक्सीनेशन कराएंगे। ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से कोविड को नियंत्रित रखने में, ये नहीं बोला कि वायरस है, नेचुरल चीज़ है, डिजास्टर है ये नहीं बोला जा सकता है कि पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। पर हाँ, इसको बहुत हद तक, जैसे अन्य वायरस जो रहते हैं, जो घूम रहे हैं अन्य वायरस, उसकी बीमारियां कुछ कुछ संख्या में होती रहती है, उसी तरह से कोविड वायरस को भी हम लोग एक सामान्य अन्य वायरस की श्रेणी में लाने पे सफल होंगे, ऐसा लगता है हम लोगों को। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और पाना है जो लक्ष्य तो हिम्मत हारे मत बैठो, और बहना है जो संग दिशा के दूर किनारे मत बैठो। हर वो संभव प्रयास किया जाएगा, हर वो संभव पहल की जाएगी जिससे इंदौर को, प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जा सके। इंदौर जिस प्रकार से महामारी की चपेट में था और जिस शीघ्रता से इस कोरोना की दूसरी लहर पर इंदौर ने विजय पाई है, इंदौर का प्रशासन, इंदौर की जनता का आत्मानुशासन निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। सर, जितने सारे पहलुओं पर जिस सहजता से और जितनी स्पष्टवादिता के साथ हमारे साथ आपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपको साधुवाद कि इंदौर आपकी छत्र छाया में ही हुई उन्नति प्रगति करे और इस महामारी को रोके। धन्यवाद।